सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 14 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर सुप्रीम कोर्ट से आती है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर बीते लंबे समय से चल रहे बुलडोज़र एक्शन को लेके खबरें बनी रहती थी कि क्या ये लीगल है, क्या ये न्यायसंगत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी है। Slamming the use of bulldozer against properties of crime accused. The Supreme Court, while underlining that executive cannot play judge, ruled Wednesday that demolition of properties of citizens without following due process is contrary to the rule of law, directing the officials indulging in such high-handed actions be made accountable. सिर्फ इस आधार पे आप किसी का आवास या मकान नहीं तोड़ सकते कि वो अपराधी है, वो भी तय नहीं हुआ है, सिर्फ माना गया है। अगली खबर आती है लैंसेट स्टडी अबाउट अ क्वार्टर ऑफ डायबिटिक्स ग्लोबली आर इंडियंस। A quarter of adults living with diabetes globally are in India, according to Lancet report published on World Diabetes Day. Based on data, China 148 million, US, Pakistan, Indonesia, and Brazil. Study conducted by NCD Risk Factor Collab in collab with WHO is the first global analysis of trends in both diabetes rates and treatment. तो यह अध्ययन करा जाता है NCD RISC और WHO कोलैबोरेशन के साथ में, और तमाम बातें इस रिपोर्ट में सामने आती हैं, जिसमें भारतीयों में सबसे ज़्यादा मात्रा में, विश्व में मेजॉरिटी भारतीयों में डायबिटीज़ की समस्या है। Accordingly, without the inclusion of HbA1c, the prevalence of diabetes in India in 2022 was 14.4%. Worldwide, 3 of 5 30-plus people did not receive medication for diabetes in 22, 3.5 times the number in 1990. In 2022, almost 64 million men and 69 million women with untreated diabetes lived in India. This is especially concerning as people with diabetes tend to be younger, in low-income countries, and in absence of effective treatment are at risk of lifelong complications, including the amputation, heart disease, kidney damage or vision loss, और in some cases premature death. डायबिटीज़ अपने आप में विश्व में कई मौतों का कारण बना हुआ है। वापस से आएंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तरफ, जो कि बुलडोजर एक्शन को लेके है। द बेंच रूलिंग ऑन बैच ऑफ पिटीशंस रेजिंग द इश्यू ऑफ डिमोलिशन of property by some state authorities as a punishment for the alleged involvement of the property owner in the crime. असल में बहुत लोगों ने पटिशन डाली थी कि यार सिर्फ इसी आधार पे कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व था, आप उसका मकान नहीं गिरा सकते, आप उसकी बिल्डिंग, उसके आवास वगैरह नहीं गिरा सकते, टोटली इलीगल है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अब बहुत जल्दी कंपनसेशन की बात भी करेगी कि जो काम कोर्ट का है आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि स्टेट के नॉट बी द जज, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने आप में जज नहीं बन सकती है सिर्फ क्योंकि वो व्यक्ति किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका घर तोड़ देंगे। आप जब तक वो गिल्टी नहीं हो जाता, कहते नहीं है कि नॉट गिल्टी अनटिल प्रूवन, तब तक आप ऐसे काम नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं करना चाहिए। It was said that demolition of the house of an accused or convict can amount to inflicting a corrective punishment on the entire family or the families residing in such structure. A constitutional scheme and the criminal jurisprudence would never permit the same. और ये पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहे हैं आप? It however clarified that these directions will not be applicable if there is any unauthorized structure in any public place. और एक जो पॉइंट भी क्लियर रखा है कि अब अगर कोई मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ही अनऑथराइज्ड है स्ट्रीट, फुटपाथ, पब्लिक प्लेस पे, तो बात ही नहीं है, तो आप अथॉरिटी है, मगर उसकी प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं होता कि आपने देखा कि भैया ये कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगली बना हुआ है रोड पे, तो आप तुरंत गए आपने तोड़ दिया उसे। नहीं जी, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस का जवाब आता है, जवाब नहीं आता समन भेजा जाता है। आपको नोटिस देने के बाद जवाब मांगते हैं, फिर उनको समय देते हैं कि आप इसे अपने आप गिरा दीजिए वरना हम गिरा देंगे। फिर वो बंदा कोर्ट में चैलेंज करता है, तो ये प्रक्रिया होती है।
ठीक है ना। ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही देखा आपने बुलडोजर लेके तोड़ना शुरू कर दिया। The state and its officials cannot take arbitrary and excessive measures against the accused or, for that matter, even against the convict without following the due process sanctioned by law, the bench said. On the argument that in some cases it may sheer coincidence that the properties in breach of local municipal laws also happen to belong to accused or person, the bench said that it may right, but when a particular structure is chosen all of a sudden for demolition and the rest of the similarity situated in the same vicinity are not even being touched, मैलाफाइड में लूम लार्ज। अब ये कहना ये चाह रहे हैं, होता क्या है कि अब स्टेट क्या कहता है, आपको मान लीजिए एक व्यक्ति था, इसको सरकार ने देख लिया भैया क्राइम व्राइम इसने करा है और सरकार को इसको बुलडोजर एक्शन करना ही करना है। और चांस की बात है कि इसे जो मकान या इसका जो भी आवास था वो भी लीगली कंस्ट्रक्टेड था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, आपका कहीं रोड पे या फुटपाथ ऑक्यूपाई कर रहा था। तो स्टेट को क्या बोलता है, स्टेट को पूरा पूरा मौका मिल जाता है। क्या मौका मिलता है, देखिए तो इलीगल है, ये तो इलीगल है, देखिए प्रूफ है हमारे पास ये इलीगल है, ये बीडीए की ज़मीन पे बना है, ये नगर निगम की ज़मीन पे बना है, इसको तो तोड़ा जाना चाहिए। इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी कर दी है। ये कोइंसिडेंस के आधार पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप उसे तोड़ने जा रहे हैं तो एक काम करिए, उस पूरे एरिया का एक और बार सर्वे करिए और सबको तोड़िए। मैलिफाइड in such cases where the authorities indulge in arbitrary pick and choose of structures and it is established that soon before the initiation of such an action an occupant of the structure was found to be involved in a criminal case, a presumption could be drawn that the real motive for such demolition proceedings was not the illegal structure but an action of penalizing the accused without even trying him before the court of law। और घूम फिर के यही क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि अब आप ये नहीं कह सकते जैसे उसका मकान ही इलीगल कंस्ट्रक्शन का गेट करा हुआ है और अवैध है। अल्टीमेटली आप यही कहना चाह रहे हो कि भैया उसने क्राइम करा है तो आपने अपने आप ही तय कर लिया कि वो क्रिमिनल है, ना कि कोर्ट तय कर रहा है, और इसके आधार पे आपने उसका मकान वकान सब तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है अपने जजमेंट में। एक जो लंबे समय से क्वेश्चन था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा और कई लोगों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लैरिटी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल भी इसी को लेकर ही है, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसे एक्स्ट्रा लीगल प्रैक्टिस कहा गया है। कई राज्यों में चलन में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। गाइडलाइंस क्या सेट करी गई हैं, पहला है प्रोवाइडिंग नोटिस, जैसे कि प्रक्रिया हर प्रक्रिया कहती है कि नोटिस प्रोवाइड करिए, 15 डेज का टाइम मिलेगा, मस्ट बी गिवन for a person to respond before the demolition is carried out, starting from the date that the owner of the occupier receives the notice. As soon as notice is served, the local collector or district magistrate should be informed by email with an arrangement for auto reply acknowledgement of the email received to prevent any allegation of backdating. हियरिंग एंड फाइनल ऑर्डर, बाद में ये उसको नोटिस देने को बुलाया जाएगा, बातें होंगी उससे, बातें मतलब कि स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि क्या आपने क्यों कराई है और क्या तोड़ना चाह रहे हैं इससे, आप अपने आप तोड़ देंगे, हम तोड़ दें आके। This includes the arguments made by the owner or the occupier by the authorities believes that the case cannot be settled। और तमाम बातें, वैसे कभी कभी क्या होता है कि गलती स्टेट से भी हो जाती है कि उन्होंने गलत कैलकुलेट करा होता है कि सरकारी ज़मीन कहाँ से है कहाँ से नहीं है, तो वो अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। The aftermath, if the authority passes a final order for demolition and after the property owner or the occupier receives the order, Supreme Court said the order will not be limited for about 15 days। और एक बार मान लीजिए आपने तय कर लिया कि वो मकान तो हमने गिराना ही गिराना है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा एक और बार, और उसके बाद भी 15 दिन तक आप वो काम नहीं कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आप तोड़ सकते हैं। This allows the owner or the occupier to either remove the construction or challenge the final order in the court, ताकि वो अभी भी उस फाइनल ऑर्डर को चैलेंज कर सके कोर्ट में जाके। ऐसा नहीं है कि तुरंत हवा हवा की तरह आए और नोटिस वो तोड़ के चले गए। However, the authority must take a video recording of the demolition, prepare both an inspection report before demolition and a demolition report with list of personnel involved in the demolition process। और कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे डेमोलिशन की प्रक्रिया में, उनकी लिस्ट भी मौजूद होना जरूरी है।
उनकी अटेंडेंस भी होना ज़रूरी है उसमें। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग फॉर गाइडलाइन? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉजिक लगाया है यहाँ पे, रीजनिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट रिलायड ऑन सेवरल फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए एग्जीक्यूटिव जुडिशरी नहीं बन सकता, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि कोई अगर चीज़ गलत हो रही है तो वो उसके खिलाफ एक रिपोर्ट बनाए और जुडिशरी में सबमिट कर दे, न्यायालय उसको देखेगा सही कि गलत है। एग्जीक्यूटिव अपने आप से नहीं कर सकता। जुडिशरी देन आस्क कैन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टेक अपॉन देमसेल्व्स द adjudicatory function and without a person undergoing a trial be inflicted with the punishment of demolition of his properties. It would be wholly impermissible for the state to decide that demolition can be punishable punishment for an accused person. According to Supreme Court, said that the executive cannot replace the judiciary in performing its core functions. और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा नहीं, अपनी मर्जी में आके आपने अब खुद ही जज बन जाएंगे तो बात ही क्या है। दूसरी बात है कि पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। Supreme Court said public officials must be held accountable for both their actions and inactions. Officials who take the law in their hands and pass demolition orders on the ground that owner or occupier of the property is accused should be made accountable for such high-handed actions. और आपके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जो अपने आप से कानून पूरे हाथ में लेकर अंधाधुन कुछ भी करे जाते हैं, इनको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। राइट टू शेल्टर, देखिए हर किसी को रहने का अधिकार है। आर्टिकल 21 टू लाइफ विद डिग्निटी है। तो अब किसी एक की गलती की वजह से कैसे पूरे परिवार को सड़क पे ले जा रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया जजमेंट था, बहुत ही अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बातों को एड्रेस करा है, डिटेल में करा है। बाकी ये है हाउ एंग्लिशन चर्च नेक्स्ट विल इफेक्ट, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, मैंने फिर हाईलाइट कर दिया है। आगे बताएं। अर्नब घोष साहब कहते हैं एस COP20 negotiations play out in the shadow of Donald Trump win the US and conflict in West Asia, one thing is clear: India will have to decarbonize equitably without slowing down its economy, while others also attract climate finance to drive investments. हमें decarbonize करना पड़ेगा अपने environment को। India must consider 7 fundamental shifts to build a strong economy that stands on the shoulder of clean energy. और यहाँ पे 7 पॉइंट्स की बात करी है जो कि हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा ताकि हम अभी फ्यूचर में क्लीन एनर्जी नेशन बनेंगे। पहला है शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम्स, और सेंट्रलाइज से हटके अब आपको डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी क्रिटिकल पिलर ऑफ बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम्स एट अ स्केल. India has already shown ambition with its rooftop solar push that plans to solarize 10 million households, which could be add 30 gigawatts of clean power. However, the price for rooftop solar is too high for most consumers in the lower economic slabs who consume less power. और भले हमने बहुत मोटिवेट करने का प्रयास करा है सोलर पैनल, सोलर बेस्ड एनर्जी को, मगर जो कॉस्ट ऑफ प्लांट है बहुत महंगा है एक बड़े तबके के लिए। Council on Energy, Environment and Water study found that 30% of the country's technical rooftop solar panels potential lies in the 0 to 1 kilowatt categories. Second है shift the narrative from capital expenditure capex to operation expenditure. We often thought of energy system as a capex story. For the clean energy transition, we have to start thinking about pricing energy better through an OPEX model, है ना। अब आप उसमें ऑपरेशनल सोचिए। We can use simpler OPEX models to provide energy efficient service, set up distributed renewable energy, enable district cooling instead of every individual buying ACs, and sustainable mobility. तीसरा है shift from short term financial risk to climate resilient clean energy and business investments. Is comparatively risk to investment in emerging markets risky, but much of that has to do with its perceived risk than real ones. We can also ignore the shocks we are already facing at 1.4 degree of warming. The CEEW study found that more than 80% of India now lives in climate vulnerable districts. Investment in making our energy systems resilient and climate proofing them is perhaps the least risky approach compared to the macroeconomic consequences of climate change. तो हमको countries hard infrastructure must be insured against non-linear climate risk and business must undertake granular climate risk assessments.
फोर्थ है, rather than fixating on industrial policy, think of plugging into supply chains. Beyond a point, India cannot currently afford protectionist and sustainability linked industrial policies like those of US or EU. हमको बड़ी मार्केट अप्रोच करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन में ध्यान देना चाहिए. फिफ्थ है, bring together the decarbonization and digitalization revolution by shifting focus from hardware to software. India is undergoing two fast-paced revolutions. The country now has over 820 million active internet users, with more than half coming from rural areas, and is decarbonizing its power systems at the same time. सिक्स ट्रांजिशन रहेगा, मूव फ्रॉम अ लीनियर टू अ सर्कुलर इकोनॉमी. और फिफ्थ और फाइनल रहेगा, सेवन्थ हमारा, bring people to center of the energy transition. There's a need to shift from financing power developers to financing end users. We think constantly about big capex and hundreds of billions of dollars that can flow into clean energy, but where is the financing for the end user consumer wanting to buy an electric two-wheeler, or wanting to deploy a solar panel on the roof, or want more efficient bricks for their new house? Individually, one consumer may be too small a bet, but when we create a portfolio, it becomes a market giant opportunity. मतलब हमको यहाँ पे कई प्रकार के रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, अप्रोच से लेकर मार्केट, फाइनेंस, motivating the businesses to take risk and invest in the green energy. इंडिविजुअल से हट के हमें कलेक्टिव टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा. सेंट्रलाइज की जगह हमें डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की जगह ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान देना होगा, ओपेक्स पे. और कई पॉइंट्स हैं, सप्लाई चेन, ओपन मार्केट, और सबसे बड़ी बात, बूस्ट करने के लिए लोगों को कि वो इसका इस्तेमाल करें, हमें कहीं ना कहीं प्राइसिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में. जब तक आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आप प्राइसिंग रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, और तो आप ये सारे रिफॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. आप सोचें कि मैं ये सारे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दूं जब आप ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर. नॉट पॉसिबल. तो ओवरऑल these are the key points which need to be addressed when we are thinking regarding the energy transition for our nation. Domestically systematically important banks, DSIBs का आज यहाँ पर आर्टिकल बहुत अच्छा आया हुआ है. DSIBs, the RBI has continued to identify SBI, HDFC and ICICI Bank as domestically systematically important banks. ये सर में स्पेशली बहुत ही ज़रूरी बैंक्स हैं जो कि हमारी मार्केट हमारी फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं. DSIBs under the same bucketing structure as in 2023, the regulator had issued the framework for dealing with DSIBs. मतलब बाद में क्या होता है ना, इन पे ध्यान विशेष कर रखना पड़ता है. ये कोई नॉर्मल बैंक की तरह नहीं रन करते हैं, ये पूरा देश चल रहा है इनसे. Why have DSIBs? Some banks, due to their size, cross-jurisdictional activities, complexity, lack of sustainability and interconnectedness, became systematically important. This orderly failure of these banks has potential to cause significant disruption to the essential services they are providing. और ये बैंक इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि इनमें ज़रा सी भी अगर गलतियाँ या कमियाँ होना शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर सकते हैं. SIBs आर परसीव एज बैंक्स टू बिग टू फेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इनकी सर्विस इतनी वाइड हो चुकी हैं, दे आर कवरिंग मल्टीपल एरियाज, मल्टी फैसेटेड सर्विसेज that our central bank needs to especially keep an eye on them and not just consider them a normal bank. On Wednesday, RBI said additional common equity tier 1 requirement as percentage of risk weighted assets for SBI is 0.80%. The additional fund requirement for GFC is 0.40%, etc. In case of foreign bank having branch presence in India is a globally systematically important bank, GSIB. और जो फॉरेन बैंक होगा उसे हम कहते हैं GSIB. Applicable to the GSIB proposed
रिस्क वेटेड एसेट्स, इसमें रिस्क वेटेड एसेट होता है आपका, कितनी रिस्क बैंक ले सकता है उसके प्रोपोर्शन में उससे अपने एसेट रखने पड़ेंगे ताकि कोई डिक्लाइन होने पे, नुकसान होने पे वो बचा रहे। How are DSIB selected? The process of assessment of systematic importance of banks by the RBI is two-step process. In the first step, a sample of banks to be assessed for their systematic importance are decided और चुने जाते हैं, नाम शॉर्ट लिस्टिंग होती है. The systematic importance of all the banks need not be computed, as many smaller banks would be of lower systematic importance, and burdening these banks with onerous data requirements on regular basis may not be prudent as per RBI. Hence, sample of banks for identification of DSIBs excludes many smaller banks, और generally इसमें छोटे बैंकों को दूर ही रखा जाता है. Once the sample of banks is selected, the detailed study to compute the systematic importance is initiated. और ये सिस्टमेटिकली कितने इंपॉर्टेंट हैं ये अध्ययन करा जाता है नाम शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद कि सिस्टमेटिकली कितने इंपॉर्टेंट हैं. बेस्ड ऑन रेंज ऑफ इंडिकेटर्स, अ कंपोजिट स्कोर ऑफ सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस फॉर ईच बैंक इन द सैम्पल इज कंप्यूटेड. और बाद में क्या होता है, एक स्कोर बनाया जाता है. ठीक है, ये स्कोरिंग मिल गई है इसको. DSIBs are segregated into different buckets based on the systematic importance scores and subject to loss absorbency. Capital surcharge in a graded manner depending on the buckets in which they are placed. ओवरऑल ये बहुत ही इस इम्पॉर्टेंट होते हैं. इनका किसी प्रकार का नुकसान होना सिर्फ इनको प्रभावित नहीं करता है, पूरे आपकी फाइनेंस वर्ल्ड को, इंडिविजुअल्स को, कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है. इवन इनके जो क्लाइंट्स होते हैं, एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, इन पर भी असर पड़ सकता है. तो DSIBs इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टू बिग टू फेल, कि इनको तो हम बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दे सकते. आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ आज के लेते रखते हैं. क्विक एनालिसिस में इतने ही रखेंगे. डिटेल एनालिसिस के लिए आप बहुत चैनल्स हैं. फिलहाल हम क्विक एनालिसिस में आपका कम समय में जितना हो सके ओवरव्यू देने का प्रयास करते हैं डेली अखबार का. अगर आपको अच्छा लगा तो कल फिर आइएगा, जुड़े रहिए. और थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. हैव वेरी नाइस डे. करंट अफेयर्स के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. डिटेल करंट अफेयर्स आपको वहाँ मिल जाएगी. समांथा हावी स्पेस स्टेशन नॉवल ऑर्बिटल विंस बुकर प्राइज. तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है. समांथा हार्वी जी ने बुकर प्राइज जीता है ऑर्बिटल नामक किताब के लिए, नॉवल के लिए अपनी. थैंक यू.